Hello students, welcome back. Today in this lecture, we are going to start a new chapter that is chemical kinetics. Chemical kinetics. This name is made up of two words. First word is chemical reaction and second word is kinetics, which means rate or speed. So from here comes the definition. The definition says that it is the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction, factors affecting rate of reaction and reaction mechanism. So this branch is called chemical kinetics. In this chapter, we are going to focus on rate of reaction. So what is rate of reaction? So rate of reaction, it can also be called as the speed of reaction. और आपने मैथ्स में फॉर्मूला यूज किया होगा, हाउ वी कैलकुलेट द स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड. तो मैथ्स में तो हम इस तरीके से स्पीड कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन हम केमिस्ट्री में स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिएक्शन में तो हमारे पास डिस्टेंस होता नहीं है, क्योंकि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वहां कोई चीज मूव थोड़ी ना कर रही है जो डिस्टेंस कवर करेगी. सो हाउ वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन? तो देखो यहां पर हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन का. जब आप एक रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन कराने के लिए आप रिएक्टेंट्स जो है उसका यूज करते हो. रिएक्टेंट रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है. अगर ये कंज्यूम होगा तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. दूसरी तरफ प्रोडक्ट का भी यूज किया जा सकता है स्पीड या रेट निकालने के लिए. प्रोडक्ट जो है रिएक्शन के अंदर फॉर्म होते हैं. अगर ये फॉर्म हो रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी. तो किस रेट से कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई या फिर किस रेट से कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, इसको यूज किया जा सकता है टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन. तो रिएक्शन की स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो है उसमें आ जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन. तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो चेंज हो गया, उसकी जगह चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया. अब देखो इसी चीज को हम अब यहां पर डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. व्हाट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन? Rate of reaction can be defined as it is the change in concentration of reactant or product per unit time. That is called रेट ऑफ रिएक्शन. इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारा रिएक्टेंट आर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. रिएक्टेंट हमने इनिशियली डाला होगा तो हमें इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो पता है, दैट इट इज इक्वल टू लेट R1. फाइनल कंसंट्रेशन जो है इस रिएक्टेंट की लेटर सपोज ये हो जाती है R2 आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम. और टाइम इंटरवल जो है लेट इट इज T2 माइनस T1. तो इतना टाइम लगा हमें
इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ आने में। सो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन विल बी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। टाइम टेकन कितना हो गया? ये टाइम इंटरवल हो गया T2 माइनस T1। तो रेट क्या आ गया? रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, दैट इज R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ऐसे ही हम प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकते हैं। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होगी, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है वो रिएक्शन शुरू हो जाएगी तब इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो जब हम रिएक्शन जस्ट स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं T1 और फाइनल कंसंट्रेशन ये हो जाती है P2। टाइम इंटरवल, तो ये कंसंट्रेशन इतने टाइम इंटरवल में चेंज हुई है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू P2 माइनस P1 और टाइम टेकन कितना हो गया? इट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो अब रेट क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहां पर लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होते हैं, दीज आर बीइंग कंज्यूम्ड। और अगर ये कंज्यूम हो रहा है तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से क्या रहेगी? कम रहेगी। तो सिंस रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, हैंस R2 विल बी लेस देन R1। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसको क्या लिखा जाएगा? माइनस डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसकी वैल्यू है R2 माइनस R1 के बराबर। तो ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास इक्वेशन रिएक्टेंट के लिए। और यहां पर क्या होता है? प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो P2 की वैल्यू P1 से क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये आ गई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन का रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेस कर सकते हो। अब एक चीज नोट करना इन दोनों इक्वेशंस में, साइन। रिएक्टेंट के टर्म्स में जब हम लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन तो नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है? कि R2 छोटा था, R1 बड़ा था। सो नेगेटिव साइन indicates that there is decrease in concentration, और positive sign indicates that there is increase in concentration। तो ये इन दोनों साइन का सिग्निफिकेंस है इस इक्वेशन के अंदर। अब अगर इस इक्वेशन का यूज करके कोई आपसे यूनिट पूछता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ये हमने लिखा था। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोलैरिटी वाली यूनिट। टाइम की सेकंड, तो यूनिट क्या आ गई? मोल पर लीटर पर सेकंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना इसको। रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये दो टाइप का होता है।
टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या टाइप्स होती है इसकी? एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट किसको बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो किसको बोला जाता है? तो एक मतलब तो इसके नाम से ही समझ में आ जाता है हमें। एवरेज का मतलब इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम और इंस्टेंटेनियस का मतलब एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहीं पर हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन in a given interval of time, जबकि it is the rate of reaction at a given instant of time। तो इसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर एवरेज से। तो आर एवरेज इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस से। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं डेली लाइफ से। अलवर जो है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं और हम दिल्ली जो है ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। अलवर से दिल्ली का डिस्टेंस जो है वो 180 किलोमीटर है। तो आपको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लग गया 4 आवर्स बाय बस। अब अगर कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज द स्पीड, आपकी स्पीड क्या थी इस जर्नी के टाइम पे, तो आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। बट ये जो स्पीड आई है ये कौन सी स्पीड है? दिस इज द एवरेज स्पीड। ये पूरी जर्नी की आपने एवरेज स्पीड निकाली है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो किसी सिटी से जब आप पास हुए होगे वहां पर आपकी स्पीड जो है वो इससे कम रही होगी। जब आप हाईवे से पास हुए होगे तो आपकी स्पीड जो है वो इससे ज़्यादा रही हुई होगी। तो ये आपकी एवरेज स्पीड है। पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा, इंस्टेंट ऑफ टाइम की नहीं बल्कि यहां पर एवरेज टाइम की बात हो रही है, इंटरवल की बात हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट से दिल्ली तक पहुंचने में 4 घंटे लगे, तो ये क्या हो गया? हमारे पास इंटरवल हो गया 4 आवर का। तो इस इंटरवल में हमारी स्पीड क्या रही? 45 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड रही। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप अलवर से दिल्ली जा रहे हो तो रास्ते में कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज तिजारा बाईपास से आपकी बस जा रही है, तो तिजारा बाईपास पे जो है वो आपकी स्पीड जो है वो कितनी थी? इस सिटी को जब आपने क्रॉस किया तब आपकी स्पीड कितनी थी? तो मैंने एक इंस्टेंट को डिफाइन कर दिया। मैं पूरी जर्नी की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं जब आपने तिजारा क्रॉस किया तब आपकी स्पीड कितनी थी। तो एक इंस्टेंट की पूछी जा रही है। तो इस तरीके से एवरेज रेट जो होता है वो रिएक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम और फाइनल टाइम, उन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में रिएक्शन जो है उसका एवरेज रेट निकाल के बताता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट की बात करते हैं। तो अब देखो, इसको हम यूज करेंगे। इसके लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की। तो हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हमारा कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है? कंज्यूम होता जा रहा है। तो भाई इनिशियली मैंने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो ली थी वो R1 ली थी। ये पॉइंट है R1। टाइम जो था वो 0। इसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 0 टाइम इंटरवल पे इतनी कंसंट्रेशन ली थी हमने, रिएक्टेंट की R1 माना। 5 मिनट बाद में कंसंट्रेशन घट के इतनी हो गई। तो हम ये एक्सपेरिमेंटली निकाल लेते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। 10 मिनट बाद में कंसंट्रेशन घट के इतनी आ गई, 15 मिनट बाद में कंसंट्रेशन इतनी हो गई, 20 मिनट बाद में इतनी हो गई और 25 मिनट बाद में कंसंट्रेशन इतनी हो गई।
तो अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो एक ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ किसका है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सो दिस इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एवरेज रेट समझा रहा हूं पहले मैं आपको, एवरेज रेट। अब देखो मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि भाई आप 25 मिनट हो चुके हैं आपको रिएक्शन स्टार्ट करवाए हुए, ये बताओ इस टाइम इंटरवल में रिएक्शन स्टार्ट कराई थी तब से लेके 25 मिनट तक रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए दिया, ये आपका इनिशियल टाइम है T1, ये आपका फाइनल टाइम है T2, टाइम इंटरवल T2 से लेके T1 तक। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आएगा? ये R1 की वैल्यू है, इस पॉइंट को यहां पर एक्सट्रापोलेट कर दो तो ये आ गई हमारे पास R2 की वैल्यू, दिस इज द पॉइंट R2। तो चेंज इन कंसंट्रेशन किसके बराबर है? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 के बराबर। तो ये पॉइंट यहां पर जो भी वैल्यू है माइनस दिस पॉइंट अपॉन 25 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर इसको आप मैथमेटिकली समझो तो हमने क्या किया है, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, यही तो किया है हमने। ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास क्या आता है? tan थीटा, मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन, दिस इज द स्लोप ऑफ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको पॉइंट को B मान लो। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया होगा tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो स्लोप ऑफ लाइन के बराबर होता है, और स्लोप ऑफ लाइन क्या आ रहा है? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये स्लोप कहां है? इस स्लोप को अगर आप देखो इस ग्राफ में तो ये कहां है? तो ये इस लाइन पे लाई करेगा। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का स्लोप जो है वो क्या बताएगा आपको? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो हमारा एक्चुअल ग्राफ जो है वो कहां से जा रहा है? यहां से, और स्लोप कहां आ रहा है? ये। ठीक है, तो आपकी कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर इतनी तो थी ही नहीं, तो ये आपको एवरेज रेट बता रहा है। ये लाइन आपको इस टाइम इंटरवल और इस टाइम इंटरवल के बीच का रेट बता रही है। सो दिस इज योर एवरेज रेट। तो एवरेज रेट आएगा इस लाइन के स्लोप से। तो इस तरीके से निकालते हैं हम एवरेज रेट को ग्राफिकली। अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट निकाला जाता है इस तरीके से, कंसंट्रेशन यहां पर है रिएक्टेंट की, टाइम यहां पर था, ये लाइन आ गई। अब मैं कहता हूं कि आप 10 मिनट पे बताओ मुझे रेट क्या रहा रिएक्शन का। जब रिएक्शन जो है वो 10 मिनट हो चुके होंगे शुरू करे हुए, तब ये बताओ रिएक्शन किस रेट से हो रही होगी। तो अब मैं आपसे इंटरवल नहीं पूछ रहा, मैं आपसे इंस्टेंट पूछ रहा हूं कि जब 10 मिनट हो चुके थे हमें रिएक्शन स्टार्ट करवाए हुए, उस 10 मिनट पे रेट क्या था। तो कैसे निकालेंगे ये रेट? देखो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। इस लाइन पे जो भी स्लोप आएगा वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहां पर वही रेट होगा जो भी आप निकालोगे इस टेंजेंट के स्लोप का यूज करके। तो टेंजेंट का स्लोप आपको क्या बताएगा? रेट बताएगा। इट गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालेंगे टेंजेंट का स्लोप? ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और इस पे 2 पॉइंट लगा दिए। 2 पॉइंट लगाने के बाद अब ये एक्सट्रापोलेट कर दो यहां पर, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा T2। इसी तरीके से निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट दिस पॉइंट। 10 मिनट पे इतना रेट था। अब अगर मान लो कोई तुमसे ये कहे कि भाई 25 मिनट में बताओ क्या रेट होगा, तो 25 मिनट से इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट बनाइए, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए
और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो इस ग्राफ का यूज करके। तो दिस पॉइंट माइनस दिस, यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे इसको, R1 R2 T2, ये T1 ये T2, तो इसका ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो लाइन का स्लोप आएगा वो क्या रहेगा, इस लाइन के स्लोप से कम रहेगा, तो यहाँ पर रेट जो है और यहाँ पर रेट जो है वो क्या आएंगे, डिफरेंट। तो इंस्टेंटेनियस रेट जब हम निकालते हैं तो हम इसी लाइन पे एक पॉइंट जो है उसका रेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप हमें रेट ऑफ रिएक्शन बता देता है। तो इस तरीके से बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट जो है इसको निकाला जाता है। अब मैं इनको एक और इक्वेशन जो है वो यहां पर लिख देता हूं। एवरेज रेट जो है इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या है, लार्ज चेंज। ये सिंबल कब यूज किया जाता है, व्हेन देयर इज अ लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम इंटरवल। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो ये चेंज जो है उसको हम क्या कर देते हैं, वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। तो आर इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखा जाता है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी जो है दैट इज टेंडिंग टू जीरो। मतलब टाइम इंटरवल जो है वो हमने इतना छोटा ले लिया कि उसमें कोई चेंज जो है वो हो ही नहीं रहा, और इसको एक्सप्रेस करते हैं डी आर अपॉन डी टी से। तो एवरेज रेट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस रेट को डी आर अपॉन डी टी, माइनस साइन लगाओगे तो मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बात हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज नेगेटिव आ रहा है। तो ये इक्वेशन हो जाती है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट की। अब हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, रिएक्शन के ऊपर। तो देखिए now we are going to use express the rate of reaction in terms of reactant and product. So now we are going to express the rate of reaction in terms of reactant and product. देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस रिएक्शन PCl5 changes into PCl3 plus Cl2. If we find out what is the rate of reaction in terms of PCl5, तो क्या लिखा जाएगा, it will be written as minus D concentration of PCl5 upon dt. तो ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। दूसरी तरफ अगर हम प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू प्लस कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन dt, और इसी तरीके से प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन dt। तो ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये तो था रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के टर्म्स में। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन को अगर मैं टेक्निकली समझूं तो माइनस कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, मतलब ये चीज जो है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PCl5 के बराबर है। PCl5 किस रेट से डिसअपियर होगा, माइनस डी PCl5 अपॉन dt। तो कंसंट्रेशन में किसके चेंज आ रहा था, PCl5 की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा था ना, तो कितना चेंज आया कितने टाइम इंटरवल में, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PCl5। इसी तरीके से यहां पर देखो PCl3 कितना बन रहा है कितने टाइम इंटरवल में, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3। इसको हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन
प्लस DPCl3 अपॉन dt। भाई ये कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में तो रेट ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर Cl2 का देखा जाए तो वो क्या रहेगा, प्लस DCl2 अपॉन dt के बराबर। तो आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट इनको भी यूज कर सकते हैं सेम इक्वेशन के लिए इस तरीके से। अब इस इक्वेशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने, तो दे आर हैविंग अ सेम कोफिशिएंट। नोट करने वाली बात है ये, दिस रिएक्शन हैज नो कोफिशिएंट, या फिर कह लो सबका कोफिशिएंट सेम है। मान लो अगर मैं आपको एक ऐसी रिएक्शन दे दूं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ कोफिशिएंट लगे हुए हों, तो फिर वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिसअपियरेंस कैसे लिखा जाएगा। तो सपोज लेट अस सपोज टेक दिस एग्जांपल है 2N2O5 चेंजेस इनटू 4NO प्लस 3O2, 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन दी गई है। अब अगर मैं यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालता हूं N2O5 का, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 ये लिखा जाएगा माइनस DN2O5 अपॉन dt। कितना चेंज आया N2O5 की कंसंट्रेशन में, तो इस रेट का कोई भी लेना देना नहीं है इस कोफिशिएंट से। N2O5 कितना चेंज हुआ सिर्फ मुझे इतना पता करना है, तो ये माइनस DN2O5 अपॉन dt लिखा जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन टाइम टेकन। ऐसे ही अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखूं NO2 का, तो भाई NO2 कितना बना है, मुझे सिर्फ NO2 पे फोकस करना है, तो NO2 कितना बनेगा, जितना उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आया ये उसके बराबर हो गई। ऐसे ही अगर कोई पूछे ऑक्सीजन कितनी बनेगी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। तो सिंपल सी रिलेशन है, जिसकी कंसंट्रेशन में जितना भी चेंज आ रहा है टाइम इंटरवल में वो उसके रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बराबर है और रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो अब हमें इन कोफिशिएंट्स को कंसीडर करना पड़ता है। कैसे कंसीडर करेंगे, देखो ऑक्सीजन जिस रेट से बन रहा है N2O5 उससे 2 टाइम्स ज्यादा डिसअपियर हो रहा है। इस रिएक्शन का अगर आप रेट को स्टडी करोगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो मैं यहां पर ये देख रहा हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। इसी तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 ये कितना है, तो इसका एक मॉलिक्यूल बनता है तब तक इसके 4 बन जाते हैं इस रिएक्शन में, तो ये 4 टाइम्स है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 के। और अगर इन दोनों को स्टडी किया जाए तो ये जो है वो कितना बन रहा है, इसके 2 मॉलिक्यूल जब कंज्यूम होते हैं तो इसके 4 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2O5। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन इसके कंजप्शन से दुगनी स्पीड से हो रहा है। ये इनके रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन में रिलेशन है, और यही रिलेशन जो है वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे तो रिएक्शन का रेट जो है वो अलग अलग थोड़ी ना हो सकता है कि हम ऑक्सीजन के हिसाब से बोल रहे हैं तो रिएक्शन का रेट कुछ और आ रहा है, NO2 के हिसाब से बोल रहे हैं तो रिएक्शन का रेट कुछ और आ रहा है, और N2O5 के हिसाब से बोलेंगे तो रिएक्शन का रेट कुछ और आएगा। रिएक्शन तो एक ही है,
रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इट विल नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन सभी का एक कॉमन वैल्यू रहेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे निकाला जाएगा, तो देखो इस पॉइंट को नोट कर लो आप। रेट ऑफ रिएक्शन, we can say that the rate of reaction has a single identical value for all the reactant and product. Rate of reaction is identical for all reactant and product. तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये इससे 2 टाइम्स स्पीड से क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था या कंज्यूम हो रहा था या डिसअपियर हो रहा था। तो हम क्या करते हैं, इसका जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है उसका हाफ कर दो, तो वी मल्टीप्लाई इट विद हाफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 को। तो यहां पर क्या बन गया, -1/2 dN2O5 अपॉन dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ऐसे ही अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखता हूं तो NO2 जो है वो 4 टाइम्स स्पीड से फॉर्म हो रहा था O2 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 4 टाइम्स स्पीड जो है इसका 1/4 लेना पड़ेगा, तो प्लस dNO2 अपॉन dt, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, +1/4 dNO2 अपॉन dt, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसके फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1/1 इंटू प्लस DO2 अपॉन dt, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से अब हमारे पास एक कॉमन वैल्यू आ गई जो इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंजप्शन पे या फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि एक सिंगल वैल्यू आएगी इस मेथड का जब आप यूज करेंगे तब। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसके बेसिस पे अब हम एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या है जनरल फॉर्मूला, तो लिख लीजिए आप। एक जनरल इक्वेशन है ये A प्लस B इट गिव्स अस C प्लस D, ये इनके इंडिविजुअल कोफिशिएंट हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A किसके बराबर होगा, तो A का डिसअपियरेंस हो रहा है तो इसका रेट से कोई लेना देना नहीं है और दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला ये। इसी तरीके से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B जो है वो क्या लिखा जाएगा, -1/B dB अपॉन dt, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ B की बात हो रही है, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ A की बात हो रही है, सॉरी रेट ऑफ डिसअपियरेंस में कोफिशिएंट नहीं आएगा, दिस विल बी -dB अपॉन dt। इसी तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन C का जब होगा तो ये किसके बराबर होगा, +dC अपॉन dt, कितना C बना रिएक्शन में, तो चेंज इन कंसंट्रेशन। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D अगर देखा जाए तो प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। तो ये हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्मूले होते हैं जिनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस पॉइंट को नोट कर लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट is not used in rate of formation या फिर disappearance। सिंपली आपको चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिखना है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है इस तरह की रिएक्शन के अंदर, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं -1/A, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे लिखो, dA अपॉन dt, इसी तरीके से -1/B dB अपॉन dt। यहां पर भी रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, फॉर्मेशन हो रही है, dC अपॉन dt, और इसी तरीके से 1/D dd अपॉन dt। तो ये आ गई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए फॉर्मूला।
अब देखो बच्चों, मैं आपको इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके और अब न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिस कराता हूं यहां पर। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो दिया गया, एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको एक इक्वेशन दी जा रही है और आपको इस इक्वेशन का यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, NO प्लस H2O। तो यहाँ दिया गया है 4NH3 प्लस 5O2, इट गिव्स अस 4NO प्लस 6H2O। दिस इज द रिएक्शन दैट इज गिवन टू अस। हमें यहाँ पर एक्सप्रेस करना है रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, दिस इज गिवन टू अस, वैल्यू दे रखी है 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और हमें बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 क्या होगा और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O क्या होगा। तो तीन चीजें बतानी है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बी रिटन एज -1/4 dNH3 अपॉन dt और -1/5 DO2 अपॉन dt। ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, 1/4 DNO अपॉन dt एंड प्लस 1/6 DH2O अपॉन dt। ये इक्वेशन यूज करेंगे हम। तो ये इक्वेशन जब हम यूज करेंगे, अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दे रखा है NO का फॉर्मेशन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, मतलब ये वैल्यू हमें गिवन है। कितनी है ये, 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। तो इस वैल्यू का यूज करके और हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आ जाएगा, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इट इज इक्वल टू +1/4 DNO अपॉन dt। इसको आप ब्रेक कर लो इस तरीके से, 1/4 इंटू प्लस DNO अपॉन dt, और इसकी वैल्यू क्या होती है ये दे रखी है हमें। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली इस इक्वेशन में। करते हैं, क्या वैल्यू आएगी, सो रेट ऑफ रिएक्शन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर -3, आंसर आ जाएगा 0.9 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला आंसर आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया उसका रेट और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 मतलब DNH3 अपॉन dt। कोफिशिएंट नहीं आता रेट ऑफ डिसअपियरेंस में। तो ये कैसे निकालेंगे, अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इन टर्म्स ऑफ अमोनिया लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, -1/4 DNH3 अपॉन dt। इस तरीके से लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया हमारा ये, तो कोई भी रिएक्टेंट ले लो या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही रहेगा। तो 0.9 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू -1/4 इंटू DNH3 अपॉन dt। इसको हम अलग कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, तो 1/4 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख सकते हैं इसको। किसके बराबर आ रहा है, 0.9 इंटू 10 की पावर -3, मल्टीप्लाई कर लो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ जाएगा। तो क्या आया रेट ऑफ डिसअपियरेंस,
इट इज इक्वल टू 4 इंटू 0.9 इंटू 10 की पावर -3, तो 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ गया। अब हम निकालते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो हमसे पूछा गया। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वाटर क्या लिखी थी हमने? वाटर है +1/6 dH2O अपॉन dt, ये इक्वेशन थी। रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट आता है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं इस तरीके से, +dH2O अपॉन dt। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 0.9 इंटू 10 की पावर -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5.4 इंटू 10 की पावर -3, दिस इज इक्वल टू +dH2O अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आ गया हमारे पास 5.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व, जिसमें हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखा था और हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला उसका यूज करके, फिर हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 निकाला और फिर हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकाल लिया एक ही चीज से। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको दिए जाते हैं। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल जो है वो देख लेते हैं। देखो यहां पर एक इक्वेशन दी गई है और आपसे इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है और रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन जो है सेकंड, इक्वेशन गिवन है 2a + b, इट गिव्स अस 3c। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सेकंड, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा? दो चीजें बतानी है। और दिस दिया हुआ क्या है? गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी 1.3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी गिवन है 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहला काम है रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। कैसे लिखते हैं? इन टर्म्स ऑफ सी लिख लो इसको पहले ही। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी, कोफिशिएंट कंसीडर कर लो, +1/3 dC अपॉन dt। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस। अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं ऐसे, +dC अपॉन dt। ये क्या चीज है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C के बराबर है। ये क्या वैल्यू दे रखी है? 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर -4, क्या आएगा? 0.43 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं इस पे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है। तो देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम ए के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? इन टर्म्स ऑफ ए इट विल बी रिटन एज -1/2 dA अपॉन dt। अब इसको भी इस तरीके से लिख लो आप, -dA अपॉन dt। ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसका फॉर्मूला होता है किसके बराबर आ रहा है? अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था 0.43 इंटू 10 की पावर -4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? 0.86 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसके बराबर आ गया ये? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ऐसे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और ये प्रीवियस पेपर अगर उठा के देखोगे IIT के और नीट के, उसके अंदर भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स ऑल।